So let's start the class of the day. This is what a section number 208 BNS. It was 188 CRPC. And please write down first question in your prelims will come from the heading itself, offenses committed outside India. बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एज वेल. अगर मेंस में कोई क्वेश्चन बनता है इकलौते किसी सेक्शन से तो वो होगा 208 BNSS, राइट. तो दिस इज सेक्शन 208 BNSS 188 CRPC. क्या डील करता है ये डील करता है कि अगर किसी व्यक्ति ने ऑफेंस आउटसाइड इंडिया किया हो तो हाउ कैन ही बी ट्राइड, व्हाट शुड बी द प्रोसीजर फॉर दैट. So let's read the Barrett language. What is this? When an offense is committed outside India, please highlight this. When an offense is committed outside India, where the offense is committed? Offense कहाँ commit किया गया है? It is committed outside India. Offense is committed outside India. कोई अपराध भारत से बाहर किया गया है. ये किसके द्वारा किया गया? नंबर ए क्या है? बाय ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक के द्वारा, वेदर ऑन द हाई सीज और एल्सवेयर, वेदर ऑन द हाई सीज और एल्सवेयर. अब यहां पर देखिए इसी बात को, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. एक एक बात, एक एक फ्रेज, सिंगल फ्रेज इज इंपॉर्टेंट. यू कैन नॉट अवॉइड इवन ए सिंगल फ्रेज इन दिस. द ऑफेंस इज कमिटेड आउटसाइड इंडिया बाय ए सिटीजन ऑफ इंडिया. भारत के नागरिक के द्वारा एक अपराध किया गया है और वो कहाँ किया गया है? वो कहाँ किया गया है? भारत के बियॉन्ड किया गया है. बियॉन्ड दी यानी कि आउटसाइड द इंडिया. अगर वो इनसाइड इंडिया किया गया होता, अगर वो भारत के अंदर किया गया होता तो अभी तक के जितने हमने जनरल रूल्स पढ़े हैं कि वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड, वहाँ पर उसको इंक्वायरी और ट्रायल होता. पढ़ा नहीं पढ़ा हम लोगों ने? अकॉर्डिंग टू द प्रीसीडिंग सेक्शंस उसका जुरिस्डिक्शन डिटरमिन्ड हो जाता. नाउ यहां पर जो ऑफेंस है, सपोज कीजिए आकांक्षा यादव हैज कमिटेड एन ऑफेंस बियॉन्ड इंडिया, आउटसाइड द इंडिया. वेदर ऑन हाई सीज मींस क्या होता है? वेदर हाई सीज इज ए जोन ऑफ द सी. हाई सीज समुद्र का वो पार्ट है वेयर लॉज ऑफ नन ऑफ द कंट्रीज अप्लाई. जो समुद्र है उसका वो क्षेत्र जहां पर किसी भी देश के कानून लागू नहीं होते हैं. तो आकांक्षा यादव ने सोचा कि क्यों ना सिमरन को हाई सी में लेके जाया जाए और हाई सी में जाकर के मैं इसकी मर्डर करूं उसका. मैं वहां तो किसी का लॉ लागू होगा ही नहीं, तो हाउ कैन आई बी पनिश्ड. बट इंडियन सिटीजन हो, इंडियन सिटीजन को ऐसी लिबर्टी नहीं है. इंडियन सिटीजन ने कोई भी अपराध कहीं भी किया हो और स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन क्या कर दिया? इवन ऑन हाई सीज. हाई सीज पे करो और एल्सवेयर. एल्सवेयर मतलब अब एक जनरल टर्म आ गई, एल्सवेयर आ गई जनरल टर्म, कहीं भी करो. इफ यू आर इंडियन सिटीजन, आपने कोई भी ऑफेंस किया है और वो कहीं भी किया हो आपने, आउटसाइड इंडिया कहीं पर भी, इट डजेंट मैटर वेदर इन ए कंट्री, यूएसए किया हो, यूके में किया हो, यूरोप में किया हो, एशिया में किया हो, अफ्रीका में किया हो, हाई सी में किया हो, डजेंट मैटर. तो नंबर वन सिचुएशन, या तो आप इंडियन सिटीजन है तो कहीं पर भी किया हो. नंबर टू, बी पार्ट, बाय ए पर्सन. व्हेन वी हैव कवर्ड सिटीजन्स हेयर, इट मीन्स बाय ए पर्सन, ऑटोमेटिकली इट विल मीन ए पर्सन हु इज नॉट एन इंडियन सिटीजन. देखो बाय पर्सन लिखा भी आगे, नॉट बीइंग सच सिटीजन यानी कि नॉन सिटीजन की बात करते हैं. ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट, किसी भी जहाज पर, जलयान पर या हवाई जहाज पर, लेकिन कैसा होना चाहिए? रजिस्टर्ड इन इंडिया. व्हेन ए शिप और एरोप्लेन एयरक्राफ्ट इज रजिस्टर्ड इन इंडिया, दैट इज कंसिडर्ड टू बी व्हाट? द इंडियन टेरिटरी. सो नॉन सिटीजन हो लेकिन यू हैव कमिटेड एन ऑफेंस, you have committed an offense on the ship or aircraft registered in India. अब सपोज कीजिए इंडियन कोई एयरक्राफ्ट है, इंडिया में रजिस्टर्ड है एंड नाउ दैट इज फ्लाइंग ओवर द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका. अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर वो फ्लाई कर रहा है और वहाँ पर किसी विदेशी ने कोई भी ऑफेंस किया तो क्या अफ्रीकन लॉज लागू हो जाएंगे उस पर? बिकॉज दैट शिप, because that aircraft
इज कंसिडर्ड टू बी द फ्लोटिंग टेरिटरी ऑफ इंडिया, फ्लोटिंग टेरिटरी बोलते हैं इसको, तो ये माना जाएगा कि उस विदेशी नागरिक ने भारत में ही वो अपराध किया है, इसलिए उस पर इंडियन लॉ उस पर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर दे दिया उन्होंने इंडियन सिटीजन के लिए दे दिया, नॉन सिटीजन के लिए दे दिया। इंडियन सिटीजन क्या होगा, रजिस्टर्ड इन इंडिया। तो इन केसेस में क्या होगा, तो सिटीजन का देख लिया, आउट सिटीजन का देख लिया हमने, नॉन सिटीजन का देख लिया, देन तो क्या प्रोसीजर अडॉप्ट होगा उसमें, ये होगा ही मे बी डेल्ट विद इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ऑफेंस एज इफ इट हैड बीन कमिटेड एट एनी प्लेस, प्लीज हाईलाइट कर लीजिए, विद इन इंडिया एंड राइट डाउन पी फॉर प्लिम्स। यहां से ही क्वेश्चन प्लिम्स में भी पूछते हैं आपसे ये, एट विच ही मे बी फाउंड, एट विच ही मे बी फाउंड, उस स्थान पर जहां पर भी वो मिलेगा, जहां पर भी मिलेगा, ही मे बी डेल्ट विद इन रिस्पेक्ट दैट इट हैड बीन कमिटेड एट एनी प्लेस वेयर ही इज फाउंड। जहां पर भी वो मिला, जैसे आकांक्षा यादव, ही शी केम बैक एंड शी इज फाउंड इन मुंबई, ये मुंबई में मिलती हैं फिर ये, एट विच शी मे बी फाउंड, तो ये माना जाएगा कि शी हैज कमिटेड दैट ऑफेंस। इस लाइन को पढ़िए, देखिए प्रिजम्पशन क्या है, व्हाट इज द प्रिजम्पशन, एज इफ ही शैल बी डेल्ट एज इफ इट हैड बीन कमिटेड, दैट ऑफेंस हैड बीन कमिटेड एट एनी प्लेस, किसी भी ऐसे स्थान पर, कहाँ पर, विद इन इंडिया, भारत में, एट विच, जहाँ पर, ही मे बी फाउंड, तो जहाँ पर तुम मिले हो वहीं पर तुमने अपराध किया है। सपोज कीजिए तुमने मर्डर किया था हाई सी पर, नाउ इट यू विल बी डेल्ट एंड यू आर फाउंड इन मुंबई, तो यू विल बी डेल्ट एज इफ यू हैव कमिटेड एन ऑफेंस इन मुंबई। एंड नाउ अगर आपने मुंबई में ऑफेंस किया है तो आपकी कोर्ट का जुरिस्डिक्शन किसका बन जाएगा, द मुंबई कोर्ट, देन द मुंबई कोर्ट विल हैव द जुरिस्डिक्शन टू ट्राई यू, वेरी सिंपल। तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ द प्रिजम्पशन ऑफ लॉ यू विल बी डेल्ट इफ एज इफ यू हैव कमिटेड दैट ऑफेंस एट द प्लेस इन इंडिया वेयर यू आर फाउंड। नंबर 2 क्या हो सकता है, और वेयर द ऑफेंस इज रजिस्टर्ड इन इंडिया, और वेयर द ऑफेंस इज रजिस्टर्ड इन इंडिया। या दूसरी संभावना ये है कि ऑलरेडी पहले से ही उस ऑफेंस को रजिस्टर्ड कर रखा है, तो फिर आपको वहीं पर माना जाएगा जैसे आप प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन में ही आपने ऑफेंस किया था। तो ये जो प्रिजम्पशन है, यहाँ से इन सभी वर्ड से प्लीज नोट डाउन कि एक तो आपको प्रिलिम्स से क्वेश्चन मिलेगा और इस पर फिर एक प्रॉब्लम बन जाएगी। प्रॉब्लम कैसे बन जाएगी, तथागत बनर्जी हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस सो एंड सो बियॉन्ड इंडिया दिखाएंगे, आउटसाइड द इंडियन दिखाएंगे, एंड ही वॉज अरेस्टेड एट चेन्नई, ही वॉज अरेस्टेड एट दिस प्लेस, नाउ व्हाट शैल बी द प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल फॉर हिम, क्या होना चाहिए। तो फिर वो आपको सेक्शन 208 BNSS और या फिर सेक्शन 188 CRPC के अकॉर्डिंगली आपको वो डील करना पड़ेगा। तो प्लीज़ लेट मी नो इतनी सी बात आपको समझ में आई है नहीं आई है। मैं इसको समअप करता हूँ कि यदि कोई भी भारतीय नागरिक भारत के बाहर कहीं पर भी कोई अपराध करे, या कोई अनागरिक यानी कि कोई फॉरेन सिटीज़न, कोई भी फॉरेन सिटीजन भारतीय शिप पे या भारतीय एयरक्राफ्ट पर अगर कोई क्राइम करता है, तो उन दोनों को ऐसे ट्रीट किया जाएगा, यदि भारत में मिलते हैं तो जिस स्थान पर वो मिलते हैं ये माना जाएगा उन्होंने वो क्राइम भारत में ही किया है, तो उसी स्थान पर किया है। क्राइम कहाँ किया उन्होंने, आउटसाइड इंडिया किया, लेकिन माना क्या जा रहा है अब कि जैसे उन्होंने भारत में ही वो अपराध किया और उस स्थान पे किया जिस स्थान पर वो मिले, ठीक, या फिर जिस स्थान पर उस ऑफेंस के संबंधित केस रजिस्टर्ड हुआ है। तो ये प्रिजम्पशन लॉ होगी और फिर अकॉर्डिंगली केस उसमें आगे बढ़ेगा। उसमें ऑफेंस रजिस्टर्ड इन इंडिया, मान लीजिए एक सूचना आ गई, किसी के रिलेटिव है भाई, किसी के भाई बहन किसी रिलेटिव का मर्डर हो गया हाई सी पर, और नाउ दैट ही गेट्स द इंफॉर्मेशन एंड ही रजिस्टर्ड द केस। लुधियाना का कोई व्यक्ति है, लुधियाना उसके व्यक्ति के किसी रिलेटिव का फैमिली मेम्बर के संबंध में मर्डर हो जाता है,
जैसी सूचना मिलती है वो तुरंत के तुरंत केस को रजिस्टर्ड कराता है लुधियाना में। तो नाउ और वेयर द ऑफेंस इज रजिस्टर्ड इन इंडिया, तो जब वो मिलेगा तो उसको फिर वहाँ भेज दिया जाएगा जहाँ पर उसके ऑफेंस के संबंध में FIR रजिस्टर्ड हुई है। बात समझ में आ गई। ये देखते हैं केस, एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय ब्रिटिश सिटीजन। तो जब भी कभी आप देखिए प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन आता है तो हमेशा आप जैसे ये लाइन आई ब्रिटिश सिटीजन, आपको अंडरलाइन करना चाहिए हमेशा। ओन एन एयरक्राफ्ट, तो वेदर इट इज रजिस्टर्ड इन इंडिया और नॉट, यस एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया, तो ये आपका फोकस हो जाना चाहिए, तुरंत के तुरंत राउंड कीजिए। ब्रिटिश सिटीजन है और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया है। द ऑफेंडर मे बी डेल्ट विद अंडर विच प्रोविजन ऑफ द CRPC था पहले, अब ये हो जाएगा BNSS। नाउ सेक्शन 188 था, अब हो जाएगा 208 BNSS। यूपी जुडिशरी में, पंजाब जुडिशरी में, यूपी APP का, 3 का तो मैंने आपको बता दिया। अब आप ये देखो कितना सिंपल क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, केवल बेयर की लैंग्वेज दे करके उन्होंने क्या पूछ लिया आपसे, सेक्शन नंबर पूछ लिया। जो मैं आपसे कहता रहता हूँ कि आप मार्जिनल नोट याद करो, क्या मुश्किल इस काम में नहीं है ना, बस इतना आसान है। अब प्रोविडेंट पर आ जाइए, इसके प्रोविजो को थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि प्रोविजो को पढ़ेंगे और देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस प्रोविजो, ये इसका प्रोविजन का मतलब क्यों है, ऐसा क्यों है, ये पढ़िए इसको मेरे साथ प्लीज सी दिस। प्रोवाइडेड दैट notwithstanding anything in any of the preceding sections of this chapter, भैया इस लाइन को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, क्या मतलब है इस बात का। परंतु इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में से किसी बात के होते हुए भी, पूर्ववर्ती धाराओं में से किसी भी बात के होते हुए भी, इस लाइन को ही मतलब समझिए पहले भाई साहब। ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू एक्सप्लेन दी व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस, क्या मतलब है इसका, इसी को एक्सप्लेन करते हैं पहले। नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग सेक्शंस ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के जो पूर्ववर्ती, भूतपूर्व नहीं पूर्ववर्ती जो धाराएं हैं उनमें से कुछ भी होते हुए, इसे कहते हैं कि ये कि अब इतनी जितनी धाराएं कहां से शुरू हुआ चैप्टर, ये 190, ये हुआ 197 से, 197 टू T207, ये कौन से सेक्शंस हो गए, ये हो गए प्रीसीडिंग सेक्शंस, इनमें कुछ भी होते हुए। तो एक तरफ हुआ ये ब्रैकेट, मैं इसको दोबारा लिखता हूं आपके लिए, 197 टू 207 एंड इसके अपोजिट हुआ 208। इट मीन्स सेक्शन 208 विल हैव, लिख लीजिएगा, ओवर राइडिंग इफेक्ट अपॉन सेक्शंस 197 टू 207। 197 से लेकर के 207 तक के जितनी भी धाराएं हैं इन पर 208 ओवर राइड करेगा। इनके जहां पर भी इन दोनों में क्लैश होगा, सेक्शन 208 के 8 में एंड सेक्शन 197 से 207 में, यू विल हैव टू गिव प्रायोरिटी टू दी सेक्शन 208 BNSS। इस लाइन का मतलब ये हुआ, नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग सेक्शंस ऑफ दिस चैप्टर। आई बिलीव कि इतनी बात समझ में आ गई है आपको, हाँ है ना, बताइए, पढ़ते हैं आगे। नो सच ऑफेंस शैल बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड इन इंडिया एक्सेप्ट विद द, अंडरलाइन कीजिए, प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल, केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना उसका उस पर उसकी जांच या विचारण नहीं किया जा सकता। सो इफ समवन इज फाउंड इन इंडिया, ये एक सिचुएशन हुई, ये हुई पारुल मैडम, शी कमिटेड एन ऑफेंस ऑन हाई सीज, शी इज एन इंडियन सिटीजन, she is an Indian citizen or she committed an offense in USA, whatever, she committed an offense outside the India। हाई से भी क्या हो, elsewhere का मतलब है वो किसी भी अन्य देश में किया हो। Now she comes and at New Delhi airport
न्यू दिल्ली एयरपोर्ट एंड शी इज अरेस्टेड देयर। तो अकॉर्डिंग टू दी जो हमने मेन बॉडी में भी जो लैंग्वेज पढ़ी है, शी कैन बी ट्राइड एज इफ व्हाट शी हैज कमिटेड एन ऑफेंस इन इंडिया, जैसे कि वो अपराध उसने भारत में किया हो, जैसे कि उसने वो अपराध भारत में किया हो। मैडम को पकड़ लिया गया, इनको बैठा करके अपना जिप्सी में लेकर के चले गए वहाँ पर कि मैडम तो आपने ऑफेंस किया है यूएसए में, आपने ऑफेंस किया है हाई सी में, वॉट एवर, बट नाउ यू आर बिकॉज यू आर इंडियन सिटीजन एंड यू आर फाउंड एट द न्यू दिल्ली एयरपोर्ट, देयरफॉर यू विल बी ट्रीटेड, आपको ऐसे ट्रीट किया जाएगा, कैसे ट्रीट किया जाएगा, यू विल बी डेल्ट, कैसे, एज इफ यू हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ मर्डर एट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहीं पर आपने अपराध किया, आपको ऐसे ट्रीट किया जाएगा एंड अकॉर्डिंगली आपका फिर ट्रायल चलेगा। लेकिन इनका ट्रायल यूं ही नहीं चल जाएगा, यहां देयर इज ए प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रोविजो, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजो दिस एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना इन पर कोई इंक्वायरी या ट्रायल नहीं हो सकता है, ये इनको सेफगार्ड है। अब कह रही हैं मैडम पारुल की, ले लो भाई साहब, सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले परमिशन लाओ, तब जाके आप मुझ पे कोई इंक्वायरी ट्रायल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो आप, समझे आप। तो ये प्रोसीजर, ये ऐसा क्यों है, ये व्हाई इट इज सो, क्यों, क्योंकि पारुल को आप ऐसे ऐसे लगी मत समझो, ये बहुत खुर्राट है ये। इसने क्या किया, इसने रिया को लेकर गई यूएसए कि लॉस एंजल्स में तुम्हें घुमाऊंगी और वहाँ पर ऐसा करूंगी। क्यों, लॉस एंजल्स की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो पारुल की अपनी पहचान की हैं, वहाँ पे जाके ने तड़पा के रिया को मारा, वहाँ पे जाके मर्डर किया इसने, और वहाँ पर एक शैम इन्वेस्टिगेशन करवा करके, शैम ट्रायल करा करके हल्के में निकल आई वहाँ से, बस। आर यू गेटिंग। अब इसने यहाँ पर पारुल क्या कह रही है, यस आई हैव कमिटेड द मर्डर, मुझ पे चार्ज लगा था, बट द यूएसए कोर्ट हैज ट्राइड मी, नाउ यू कैन नॉट ट्राई मी बिकॉज ये अदरवाइज इट विल बी द केस ऑफ डबल जियोपैरिडी, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 मुझे राइट देता है, प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम डबल जियोपैरिडी। डबल जियोपैरिडी को आसान भाषा में समझिए, किसी व्यक्ति को अगर उसने कोई अपराध किया है तो उसी का एक ही बार उसका विचारण और एक ही बार उसको सजा या कुटल हो सकता है, रिपीटेडली आप उसको उसके लिए संकट खड़ा नहीं कर सकते। तो मैं तो एक बार मेरा ट्रायल हो चुका है, यूएसए में हो चुका है, तो आप मुझे यहाँ पर तो गवर्नमेंट विल सी इट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अभी की पावर आ गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट विल सी व्हाट काइंड ऑफ प्रोसीडिंग्स वर कंडक्टेड इन यूएसए। इसका उल्टा भी हो सकता है कि सपोज कीजिए she was tried in USA, she was sentenced in USA, इसका ट्रायल चला हो यूएसए में, फिर इसको यूएसए में सजा हुई हो 10-5 साल की, और फिर ये इंडिया में आई हो और फिर आप लोगों ने पकड़ लिया, आप फिर इसको ट्राई करना चाहते हैं, नहीं हम तो अपने यहाँ से चलाएंगे 208। देखिए भाई साहब, मैं सजा काट आई, मैंने एक ऑफेंस किया, मैंने सजा काट दी यूएसए में, तो मुझे दोबारा क्यों करोगे आप ये। तो समटाइम्स इट मे बी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एक्यूज, बिकॉज देखो एक्यूज भी जो है वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, उसके अपने एक ह्यूमन राइट्स हैं, तो उसके साथ भी इनजस्टिस नहीं किया जा सकता। एक व्यक्ति को अगर एक बार सजा मिल गई है, उसने ट्रायल फेस कर लिया एक बार, तो हम उसको बार बार ट्राई नहीं कर सकते, समझे आप। तो मिसयूज की वो जो एक्यूज है, जो जिस व्यक्ति ने ऑफेंस किया है, जो ऑफेंडर है, उसने वो ऑफेंस करने के बाद अपने फेवर में लॉ मशीनरी का मिसयूज ना कर लिया हो, या उसके खिलाफ भी, उसके अगेंस्ट भी कोई इनजस्टिस ना हो जाए। दैट इज वाई ए मैकेनिज्म हैज बीन डेवलप्ड कि बिफोर इंक्वायरी और ट्रायल इट इज नेसेसरी दैट द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी टेकन इन दिस केस। जो केंद्र सरकार है वो इसके बारे में पूर्व अनुमति देगी, तभी आप इंडिया में उसे मुकदमा चलाओगे। तो ये जो केंद्र सरकार है ये इसमें देखेगी कि मैटर डबल जियोपैरिडी का तो नहीं है, या ये मैटर कोई शैम ट्रायल का तो नहीं है। इन सब को देखते हुए जो केंद्र सरकार है वो उसमें अनुमति दे सकती है या नहीं भी दे सकती है।
प्लीज़ मुझे आप बताइए आपको मेरी बात समझ में आई है या नहीं आई है। इसी पॉइंट से, इसी उससे, यहाँ से पूरी अंडरस्टैंडिंग से सेक्शन 208 की आपकी मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेगा। और जब मैं कहता हूँ कि मेंस में क्वेश्चन आएगा तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक एक फ्रेज को वर्बेटम इसको रट लीजिए। रट लिया आपने, समझ लिया, आप क्वेश्चन मेंस में लिखा होगा, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ सी द क्वेश्चन, एन ऑफेंस इज कमिटेड आउटसाइड इंडिया बाय सिटीजन ऑफ इंडिया। देखिए मैं हर बार मैं कोशिश करता हूँ जब भी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करता हूँ तो आई ट्राई टू, आप केवल आंसर को फोकस मत कीजिए, यू ट्राई टू फोकस ऑन द प्रोसीजर कि हमें जो प्रीलिम्स के एमसीक्यू हैं उनको सॉल्व करते हुए व्हाट शुड बी एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, हमें किस तरीके से करना चाहिए। देखिए कैसे करते हैं। एन ऑफेंस इज कमिटेड आउटसाइड इंडिया, अंडरलाइन कीजिए, आउटसाइड इंडिया का पता चल गया, आउटसाइड को अपन लोग गोल कर लेंगे, राउंड करेंगे। बाय सिटीजन ऑफ इंडिया, ओके सिटीजन ऑफ इंडिया। सच ऑफेंस शैल बी इंक्वायर्ड और ट्राइड इन इंडिया विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ। अब सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, नहीं हो सकता, आपको पता है कि नहीं होगा, यू नो इट, बट यू शुड कट इट, ये नहीं होगा। स्टेट गवर्नमेंट नहीं होगा, ये हो सकता है राइट। परमिशन नॉट नीडेड, ये भी गलत है, तो हमने एक ही पर राइट लगाया है तो इसको हम राइट को फिर यहाँ ले जाएंगे, हमारा आंसर हो गया सी। इस तरीके से करने से क्या होता है कि जो गलतियां करने की संभावना है, जिसे कहते हैं ह्यूमन एरर, मानवीय भूल, मानवीय भूल। मानवीय भूल का मतलब क्या होता है कि आपको क्वेश्चन का आंसर आता है लेकिन आपने थोड़ा रैशनेस दिखाई, थोड़ा नेग्लिजेंस दिखाई और किसी तरीके से वो आपने क्वेश्चन गलत कर दिया। इस तरीके से करने से आप, वो आपके टेम्परामेंट में आ जाएगा। जब हर बार करेंगे, अगर आप 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और 100 में इसी तरीके के प्रोसेस फॉलो करोगे तो आपके टेम्परामेंट में आ जाएगा, एग्जाम में गलतियां होने की संभावना फिर बहुत कम हो जाएंगी। तो इस तरह से करेंगे। ये आपका एमपी जुडिशरी में क्वेश्चन आया हुआ है, दिखा दिया मैंने आपको ये। बस इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, मैंने सब समझा दिया आप लोगों को। तो दिस इज सेक्शन 208 ओवर फ्रॉम माई सेल्फ। नाउ बढ़े आगे को। नाउ कम टू सेक्शन 209। व्हाट इज दिस? So let's start the section 209 BNSS. It was section 189 CRPC. See, 208, there may be situation when section 208 and 209 they may be asked in a single question. Single mains question पूछे जा सकते हैं इसमें। तो 208 और 209 में से या ऐसा कह सकते हैं 188 एंड 189 CRPC। अभी मुझे किसी ने दिखाया गुवाहाटी में का नोटिफिकेशन आया है, उसमें उन्होंने दोनों पूछा है, आईपीसी भी, बीएनएस भी, सीआरपीसी भी, बीएनएसएस भी। तो इसीलिए आपके लिए जरूरी है कि कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन सीआरपीसी के भी रट लें आप, ध्यान दें कि यहाँ पर है तो वहाँ पर वो क्या था उसमें का, इस तरीके से। तो ये एक, क्योंकि इंटरकनेक्टेड है सेक्शन 208 एंड सेक्शन 209, बेसिकली दे आर डीलिंग विद द सेम सिचुएशन, देयरफॉर देयर मे बी अ क्वेश्चन ऑन द इन मेंस अप्लाइंग दीज टू सेक्शंस। हालांकि मेनली वो 208 पर ही आएगा, लेकिन 209 पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि यहाँ से भी क्वेश्चन वो बना सकते हैं, एक टेल क्वेश्चन बना देंगे। क्या है, पढ़ लीजिए, हेडिंग क्या है इसकी, देखिए। रिसीप्ट ऑफ एविडेंस, साक्ष्य को लेना, ग्रहण करना, रिलेटेड टू द ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया। सेक्शन 208 एंड 209 बोथ आर डीलिंग विद ए सिचुएशन व्हेन द ऑफेंस इज कमिटेड आउटसाइड इंडिया। जब ऑफेंस भारत के बाहर किया गया हो तो सेक्शन 208 एंड 209 बीएनएस दे मेक ए कंप्लीट कोड, वी कैन से लाइक दिस। तो पढ़ लेते हैं क्या है, क्या कहता है, देखिए। when any offense alleged to have been committed in a territory outside India। alleged का मतलब क्या है, ये आरोप है। alleged का मतलब है ये आरोप है that it has been committed in a territory outside India। भारत से बाहर किसी क्षेत्र में ये अपराध किया गया है, ऐसा आरोप है। Now is being inquired into or tried under the provisions of section 208। सेक्शन 208 के अंतर्गत उसकी इंक्वायरी और ट्रायल चल रहा है। सेक्शन 208 में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? सेक्शन 208 में दोबारा देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा रेफरेंस के लिए। 208 में हमने पढ़ा था कि अगर कोई ऑफेंस आउटसाइड इंडिया किया गया हो, इंडियन सिटीजन ने किया हो, कहीं पर भी किया हो, किसी विदेशी नागरिक ने किया हो, तो इंडिया में रजिस्टर्ड शिप पे या इंडिया में रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट पे किया हो, तो उसका ट्रायल कहाँ पर होगा? तो
तो उसके संबंध में ऐसा माना जाएगा कि जहां पर भी वो पाया जाता है, एट एनी प्लेस इन इंडिया वेयर ही इज फाउंड, ऐसा माना जाएगा कि उसने वो अपराध उसी जगह किया है। अगर वो व्यक्ति मुंबई में पाया गया तो ये माना जाएगा कि वो मुंबई में उसने अपराध किया, दिल्ली में मिला तो ये माना जाएगा कि उसने दिल्ली में अपराध किया, या उसकी एफआईआर कहीं लुधियाना, अमृतसर कहीं पर भी रजिस्टर्ड है तो उस स्थान पर उसने अपराध किया, अकॉर्डिंगली उसका ट्रायल चलेगा। और उसके लिए प्रोसीजर रिक्वायरमेंट क्या थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको परमिशन देगी, पहले प्रीवियस सैंक्शन देगी। तो अब ये मान के चलते हैं कि किसी व्यक्ति ने बाहर अपराध किया, इंडियन सिटीजन ने कमिटेड एन ऑफेंस बियॉन्ड आउटसाइड इंडिया, या नॉन सिटीजन ने इंडियन रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट, इंडियन रजिस्टर्ड शिप पर कोई अपराध किया, ऐसा किया, एंड नाउ ही इज फाउंड एट न्यू दिल्ली एयरपोर्ट एंड प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड, और उसका ट्रायल करने के लिए, उसको इंक्वायर करने के लिए मैटर को अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको अनुमति दे दी है। अब क्या चल रहा है, अब चल रहा है भाई साहब उसका ट्रायल। अब ट्रायल में क्या जरूरत पड़ेगी, ट्रायल में एविडेंस विल बी प्रोड्यूस अगेंस्ट द एक्यूज्ड, वेदर इट इज अगेंस्ट और फेवर, यू विल नीड द एविडेंस इन दैट केस। ऑफेंस कहां पर हुआ था, बोलो, ऑफेंस वाज कमिटेड आउटसाइड द इंडिया। तो नेचुरली ये हो सकता है कि वहां पर भी कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी की गई हो, वहां की जो लोकल, वहां की जो कोर्ट है उसने एविडेंस लिए हो वहां के विटनेसेस के, देयर मे बी सम थिंग्स, राइट। तो वेदर दोज एविडेंसेस विल बी यूजफुल इन द इंक्वायरी और ट्रायल इन इंडिया और नॉट, एंड इफ यस whether those evidences can be used in India or not, इसी क्वेश्चन का जवाब आपको यहां मिलेगा। तो जो पहली स्लाइड आपके सामने है ये प्रेजेंट करती है व्हाट इज द सिचुएशन। सिचुएशन क्या है, सिचुएशन को दोबारा समझते हैं। देखिए, व्हेन एनी ऑफेंस, कौन सा ऑफेंस, alleged to have been committed in a territory outside the India, it is the allegation that an offense has been committed outside India, plus this offense is being inquired or tried. Now next procedure is being followed according to section 208 under the provisions of section 208। तो ये हुए circumstances, ये हो गई situation। then central government if it thinks fit, सेंट्रल गवर्नमेंट को यदि आवश्यक लगता है तो may direct that, डायरेक्शन दे सकती है that copies of the depositions made or exhibits produced before a judicial officer in or for that territory, number 1, or before a diplomatic or consular representative of India in or for that territory। ये देखिए क्या कि जिस टेरिटरी में वो ऑफेंस हुआ था, जिस टेरिटरी में वो ऑफेंस हुआ था वहां के जुडिशियल ऑफिसर को देखिए, जुडिशियल ऑफिसर इन और फॉर दैट टेरिटरी, एक पार्ट या तो जुडिशियल ऑफिसर के सामने, या दूसरा क्या है, जो इंडियन डिप्लोमेट्स थे, इंडियन डिप्लोमेट रिप्रेजेंटेटिव, डिप्लोमेटिक और काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, भारत का जो डिप्लोमेट वहां था, जो हमारा काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव था उसके सामने, इन दोनों में से किसी एक के सामने, वेदर बिफोर द जुडिशियल ऑफिसर ऑफ दैट टेरिटरी or whether the Indian diplomat for that territory, whether any deposition was made or not, क्या उनके सामने कुछ स्टेटमेंट्स यानी कि डिपोजिशंस दिए गए थे या नहीं दिए गए थे। क्योंकि देखिए हो सकता है तथागत ने वहां पर एक क्राइम किया, तथागत जा रहा है ट्रम्प साहब की रैली देखने के लिए, इसको लाइन में लगा दिया गया, इसको गुस्सा आ गया, इसने धड़ वहां गोलियां चला दी। अब वहां पर जो विटनेसेस होंगे वो कौन विटनेसेस होंगे, वहाँ पर होगी मैरी, वहाँ पर होगी एनी, है ना, वहाँ पर होंगे जॉन, वहाँ पर होंगे डिसूजा, वहाँ पर होंगे इब्राहिम, वो इंडिया में थोड़ी आएंगे। उनके डिपोजिशंस मेड बिफोर दी जुडिशियल ऑफिसर देयर, या एग्जिबिट्स क्या हो गए, एग्जिबिट्स हो गए कुछ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, देयर में भी वेपन, जो वेपन हुए, जितने भी एविडेंसेस कलेक्टेड हुए वो क्या हो गए, एग्जिबिट्स हो गए।
वहाँ पर डीएनए एग्जिबिट्स जो लिए गए, वहाँ से हेयर कलेक्शन लिया गया, स्किन कलेक्शन लिया गया, वहाँ पर ब्लड जो वहाँ पर गिरा था उसको लिया गया, वो सारे क्या हो गए, एग्जिबिट्स हो गए। यानी कि कुल मिलाकर के जितने भी साक्ष्य हैं इन द फॉर्म्स ऑफ द स्टेटमेंट्स और इन द फॉर्म ऑफ एग्जिबिट्स, उनकी कॉपीज। तो कॉपीज, अब समझो इसको पूरे को, देखो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप लोग। कॉपीज ऑफ व्हाट, कॉपीज ऑफ डिपोजिशंस मेड, जो स्टेटमेंट दिए गए, नंबर 1, और द एग्जिबिट्स प्रोड्यूस्ड, किसके सामने, बिफोर ए जुडिशियल ऑफिसर और बिफोर डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव। इनकी कॉपीज शैल बी रिसीव्ड एज एविडेंस, उनको एज एविडेंस रिसीव किया जाए, ऐसी डायरेक्शंस दी जा सकती है यदि उचित लगे। किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर उचित लगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे आदेश दे सकती है कि डिपोजिशंस की कॉपीज, एग्जिबिट्स की कॉपीज को एज ए एविडेंस, साक्ष्य के रूप में रिसीव किया जाए, ग्राह्य किया जाए। प्लीज लेट मी नो आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई, इतनी सी। शैल बी रिसीव्ड एज एविडेंस, किसके द्वारा, शैल बी रिसीव्ड बाय द एविडेंस, किसके द्वारा, बाय द कोर्ट होल्डिंग सच इंक्वायरी और ट्रायल। ट्रायल कोर्ट को कहा जाएगा कि ये जितने भी कॉपीज वहां से आई हैं, यू शुड ट्रीट दीज एज एविडेंस, यू शुड ट्रीट दी एग्जिबिट्स एज एविडेंस। बोलो हाँ है ना। अब इसमें एक राइडर है, बहुत टेक्निकल बात अब आने वाली है, एकदम सो जाइएगा फिर ज़्यादा समझ में आएगा आप लोगों को, या एकदम अलर्ट हो जाइएगा। कैसे, इन लाइन को पढ़ना मेरे साथ और फिर समझने की कोशिश करना कि ये ऐसा कब होगा। नेक्स्ट प्लीज सी दिस, इन एनी केस इन विच सच कोर्ट माइट इशू ए कमीशन फॉर टेकिंग एविडेंस एज टू द मैटर्स टू विच सच डिपोजिशंस और एग्जिबिट्स रिलेट। अब ये क्या मामला आ गया, देखिए अब आपको समझना पड़ेगा, कमीशन को समझते हैं, इस लाइन को समझिए तब आप समझ में आएगा। इसमें क्रूशल वर्ड यूज किया गया है, कमीशन फॉर टेकिंग एविडेंस। कमीशन फॉर टेकिंग एविडेंस का मतलब क्या है, कमीशन फॉर टेकिंग एविडेंस का मतलब क्या हुआ। देखिए समटाइम्स व्हाट हैपेंस, जनरल रूल ये है कि विटनेसेस विल बी कॉल्ड टू द कोर्ट, जो साक्षी हैं, जो विटनेस को हिंदी बोलते हैं, चलो साक्षी बोलते हैं, ऐसे मानते हैं, गवाह, उनको कहा जाएगा कि आप कोर्ट में आइए, उनको सम्मन किया जाएगा, वारंट किया जाएगा कि यू शुड अपीयर इन द कोर्ट एंड गिव योर डिपोजिशंस, अपने बयान दीजिए। ये हुआ जनरल प्रोसीजर। समटाइम्स इट मे हैपन दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू कॉल द विटनेस, विटनेस को कॉल करना पॉसिबल ही नहीं है, देयर आर सिचुएशंस, लेकिन उसका एविडेंस लेना जरूरी है। देन उसका एक प्रोसीजर निकाला गया है कि कोर्ट विल अपॉइंट समवन, जिसको कहा जाएगा कमीशन। जैसे मान लीजिए छत्रेश गैंगवार को कमीशन नियुक्त कर दिया गया, एंड व्हाट विल बी द ड्यूटी ऑफ द छत्रेश गैंगवार, कि ही विल गो टू द विटनेस और वहां पर जाकर के उसका बयान लिखेगा, उसे कहते हैं कमीशन अपॉइंट करना। तो कमीशन फॉर टेकिंग एविडेंस, देखिए ये रहा, समझ में आई बात आपको, ये कमीशन फॉर टेकिंग एविडेंस। तो व्हेन द कोर्ट इशू ए कमीशन फॉर टेकिंग एविडेंस एंड कमीशन गोज देयर, टेक्स एविडेंस, तो उसकी वही वैल्यू होती है एज इफ द एविडेंस हैज बीन गिवन इन द कोर्ट इटसेल्फ। इसको मैं दोबारा समझाने के लिए ऐसे लिखता हूं आपके सामने, देखिए ये हुई कोर्ट, ये बैठे हैं आप डायस पर, राइट। अब मैं दो सिचुएशन बनाता हूं, ये फर्स्ट सिचुएशन है और इधर लिखते हैं सेकंड सिचुएशन। इन दिस केस ए विटनेस विल कम, वो ओथ लेगा एंड ही विल गिव हिज स्टेटमेंट, प्लस ही विल प्रोड्यूस अदर थिंग्स, जिसको हम कहते हैं एग्जिबिट्स। सो एग्जिबिट्स आ गए और जो स्टेटमेंट है उसको हम क्या कहेंगे, डिपोजिशंस। तो डिपोजिशंस प्लस एग्जिबिट्स इस विटनेस ने आके दिए,
सेकंड सिचुएशन क्या हो गया, कोर्ट इशूड कमीशन फॉर एविडेंस, ये आ गया कमीशन भाई साहब, ये जाएंगे विटनेस के पास, ये रहा विटनेस, इसने क्या दिया, स्टेटमेंट दिया, इसने क्या दिए, एग्जिबिट्स दिए, राइट। तो यहां पर भी स्टेटमेंट्स यानी कि डिपोजिशंस हो गए, और यहां पर भी इन दोनों की वैल्यू इन बोथ केस दैट इज सेम, समझे आप। तो वेदर द एविडेंस इज गिवन बिफोर द कोर्ट इटसेल्फ और वेदर द एविडेंस इज गिवन बिफोर द कमीशन इशूड बाय द कोर्ट फॉर एविडेंस, दोनों ही की ही वैल्यू सेम है यहां पर। तो इट डिपेंड्स सिचुएशन टू सिचुएशन की किन किन केसेस में कमीशन को इशू किया जाता है। सपोज ये हो सकता है कि कोई विटनेस ऐसा ही कैन नॉट मूव, वो हॉस्पिटलाइज है, वो मूव नहीं कर सकता, लेकिन उसका स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स इट में हैपन कि जो एक एग्जिबिट है वो एक इतनी बड़ी पत्थर है जिसपे टक्कर मारी था, उसको सिर मारा गया था, उसको हम हटा ही नहीं सकते, तो उसको वहीं जाके देखना पड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो देयर में बी सो मेनी सिचुएशंस जहां प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू कॉल द विटनेस और टू ब्रिंग द दैट थिंग इन द कोर्ट, तो वहां पर कोर्ट कमीशन इशू करती है उस सिचुएशन को। तो इस सेक्शन में 209 में कहते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन देगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन देगी कि साहब आप जो ये आपने जो विदेश में जो विदेश का जो जुडिशियल ऑफिसर है, जो फॉरेन जुडिशियल ऑफिसर है, या फॉरेन टेरिटरी में जो इंडियन डिप्लोमेटिक काउंसलर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके सामने जो बयान दिए गए थे डिपोजिशन से, उनके सामने जो एग्जिबिट्स प्रोड्यूस किए गए थे, उनको यहां की कोर्ट एविडेंस के रूप में स्वीकार करेगी, शैल रिसीव एज एविडेंस। लेकिन कौन से मामलों में, हर एक केस में नहीं, ऐसे केसेस में, इन एनी केस, जिन केस में कोर्ट को यह पावर होती, कोर्ट माइट इशू ए कमीशन फॉर टेकिंग एविडेंस। तो ऐसे मामलों में यदि इंडियन कोर्ट को उस मैटर में कमीशन इशू करने की पावर होती, कमीशन इशू कर सकती थी, तो ऐसे सभी मामलों में हम ये मान लेंगे, यानी कि इसका मीनिंग ये हुआ कि ऐसा मान लिया जाएगा कि वहां पर जो जुडिशियल ऑफिसर ने एविडेंस लिया, वहां पर जो इंडियन डिप्लोमेट ने एविडेंस लिया, उसको ऐसे मान लेंगे कि जैसे कि वो कोर्ट के द्वारा नियुक्त कमीशन ने एविडेंस और एग्जिबिट्स रिसीव किए थे। तो आपको दोबारा उन एविडेंस को रिसीव करने के लिए उन्हीं स्टेटमेंट्स को दोबारा डिपोज करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी इसमें। तो बात समझ में आई आप लोगों को। अब मैं इसको बहुत आसान शब्दों में, लीगली मैंने आपको समझा दिया, एक एक वर्ड समझाया, अब मैं आपको समअप करता हूँ। नंबर 1, सेक्शन 209 उन केसेस को डील करता है जहां पर कोई ऑफेंस आउटसाइड इंडिया हुआ हो, बात हो गई। नंबर 2, या तो ये ऑफेंस इंडियन सिटीजन ने किया हो, या फिर किसी नॉन सिटीजन ने किया हो लेकिन इंडियन एयरक्राफ्ट पे किया हो, या इंडियन शिप पे किया हो। थर्ड, ही इज फाउंड इन इंडिया, वो भारत में पाया जाता है। फोर्थ, ही इज बीइंग ट्राइड इन इंडिया फॉर दैट ऑफेंस, उसके ऊपर इंडिया में ट्रायल चल रहा है। फिफ्थ, अब उसमें प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट भी मिल गई है। सिक्स, नाउ उस केस के रिगार्डिंग जो कुछ एविडेंसेस बाहर अथॉरिटी ने, जो फॉरेन टेरिटरी में जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, उसके सामने कुछ एविडेंसेस हैं, जो डिपोजिशंस हो सकते हैं या जो एग्जिबिट्स हो सकते हैं। या ऐसा हो सकता है कि वहां के जुडिशियल ऑफिसर के सामने कुछ नहीं है, लेकिन जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं वहां पर, उनके सामने बयान लिए गए, उनके सामने अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। ये सिचुएशन होगी, 6 पॉइंट हो गया। तो ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह सकती है कि भाई उन्हीं एविडेंसेस को, उन्हीं एग्जिबिट्स को यहां की कोर्ट एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट करेगी। और क्यों करोगे? क्योंकि देखो तुम भी तो कुछ परिस्थितियों में कमीशन इशू करते हो ना एविडेंस के लिए,
तो ये भी मान लीजिए कि भाई ये सारे एविडेंस वैसे ही हैं जैसे कि आप कोर्ट के द्वारा कमीशन इशू करके प्राप्त किए गए हैं। तो ये मैंने आपको इसका लब्बो लुआब भी आपको समझा दिया। प्लीज लेट मी नो आपको सेक्शन 209 समझ में आया या नहीं आया। कम ऑन फास्ट। बहुत बढ़िया। तो विद दिस आई हैव कंप्लीटेड चैप्टर 14 फ्रॉम सेक्शन 197 टू सेक्शन 209 BNSS। ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ। जिस लेंथ से, जिस अंडरस्टैंडिंग से मैंने आपको पढ़ाया है, जहाँ पर मैंने आपको कहा कि यहाँ से प्रीलिम से क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से मेन से क्वेश्चन आएंगे, आप उसको उतना ही कर लें। और मेरी आपसे करबद्ध हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना है कि आप इससे बियॉन्ड जाने की कोशिश ना करें। मैं रिस्क ले रहा हूँ ये कहने का कि आप कल को कहोगे सर आपने तो, हम तो क्वेश्चन यहाँ से बाहर से आ गया। पॉसिबिलिटी है बाहर से आ जाएगा, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है यहाँ से 99% कवर हो जाएगा। इससे पहले इसको 100% करो कि इस बेयर एक्ट में से कहीं से भी कोई क्वेश्चन आएगा तो हम नहीं छोड़ेंगे। अगर आपने इतना कर लिया आप जज बन जाओगे, लेकिन आपने इससे ज़्यादा पढ़ने की कोशिश की और आपने जो मेमोरी है, जो आपकी याददाश्त है, वो आपने रखा 50-50, कहीं भूले कहीं कुछ याद रहा, तो आपको ये भी काम नहीं आएगा और इससे बियॉन्ड जितना पढ़ोगे वो भी काम नहीं आएगा। केस लॉज के रेफरेंस में सेक्शन 208, 209 में केस लॉज को देखा जा सकता है, नो डाउट, लेकिन मेरी आपसे इल्तिजा यही है क्योंकि पहले ये वाला काम कर लीजिए अच्छे तरीके से, तब वो करना। ये कुछ इस तरीके से, अगर को डिनर करना है तो पहले जो मेन मेन्यू है, जो मेन मुख्य भोजन है वो खा लो पहले, जो डेजर्ट है वो बाद में देख लेना। पहले इतना टाइम तो निकालो, इसको तो कवर करो, क्योंकि इसको कवर करने में भी बहुत टाइम लगेगा आपको। तो मैं तो इतना ही समझा सकता हूँ, तो रिपीटेड करता हूँ बार बार, जल्दी सिलेक्शन इस तरीके से मिलेगा। हमें ज्ञानी नहीं बनना है, हमें जज बनना है। इस बात का हमेशा ध्यान में रखो। अपनी दीवार पे कहीं ना कहीं लिख लीजिए, मुझे विद्वान नहीं बनना है, मुझे ज्ञानी नहीं बनना है, मुझे अभी एट मोमेंट मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है कि मुझे जुडिशरी का एग्जाम क्वालिफाई करना है, वो भी मिनिमम, बट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के करना है। बात समझ में आई आप लोगों को? यस और नो? जल्दी बताइए कितने लोगों को मेरी फिलॉसफी समझ में आ रही है। तो लेट्स टेक ए क्वेरी ऑफ माय डियर स्टूडेंट। क्या कहते हैं ये? सर दोनों प्रिपेयर कैसे करेंगे, BNSS और CRPC सिमल्टेनियसली? तो डियर साहिल जाधव, बात समझ लीजिए अच्छे तरीके से। एक्ट तो सेम ही है, प्रोसीजर सेम है, बस कहीं कहीं पर उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को वो ऐड कर देते हैं, अदरवाइज ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, केवल कुछ डेज, कुछ माइनर सिचुएशंस हैं। तो अब आपको दोनों ही करने पड़ेंगे और दोनों करने में केवल आपको नंबर याद करना पड़ेगा। तो मेरी सलाह आपको ये है कि आप ओब्लिक करके कर दीजिए, जैसे 154/173 कीजिए, इस तरीके से कीजिए। अगर आपको CRPC के पहले याद है तो पहले CRPC का सेक्शन ओब्लिक करके BNSS का, अदरवाइज कंटेंट्स आर सेम। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि भाई डोंट टेक रिस्क और दोनों ही सेक्शंस को अच्छे तरीके से याद कीजिए। अदरवाइज केवल डिफरेंस नंबर्स का है, कंटेंट इज सेम, तो बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत है लेकिन बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें जज बनना है, करना ही पड़ेगा। वी हैव नो अदर ऑप्शन। या तो हम रोते रहें और छोड़ दें, या हम कर लें इसको अच्छे तरीके से। तो आई होप यू लाइक द क्लास, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा आपने लाइक किया नहीं किया? बताइए। आपको लेक्चर पसंद आया? जितने एफर्ट्स मैं लगा रहा हूँ आपके साथ, मुझे पता कैसे चलेगा? आप मुझे बताइए। मुझे पता चलेगा उससे कि आपने लाइक का बटन दबाया नहीं दबाया, आपने उसमें कमेंट किया या नहीं किया, बस इन दोनों से पता चल जाएगा। सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, नहीं किया तो अपना नुकसान करेंगे आप, ये भी समझ लीजिए। तो अब ये सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा। और प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, हमारे ऐप पर आपके लिए MCQ टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे टेस्ट अपलोड कर दिए गए हैं और उनमें हम लोग और रेगुलरली उसको अपडेट करते रहेंगे। हमारी वेबसाइट पर भी बहुत ऐसा मटेरियल आपको मिलेगा, जैसे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे वहाँ से आपको। हमारे ऐप पर भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर का हमारी योजना ये कि वहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन भी डाल दें सर अच्छे तरीके से। तो बहुत कुछ कर रहे हैं हम, विधि की टीम कोशिश कर रही है। तो आप लोग विधि जुडिशियल अकेडमी की वेबसाइट और उसके ऐप को एक्सप्लोर करना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच।